हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे अच्छे होंगे. In the previous video, we discussed about the nutrient cycle and the carbon cycle. In this video, we discuss about the phosphorus cycle. Let's go. Phosphorus is a major constituent of biological membranes, nucleic acid and cellular energy transfer system. फॉस्फोरस एक मेजर कॉन्स्टिट्यूट है किस लिए? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए और सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम. सेलुलर एनर्जी आप समझते हैं ना, सेल से एक दूसरी सेल में जाने वाली एनर्जी को हम सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर बोलते हैं. मैनी एनिमल्स ऑल्सो नीड लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ दिस एलिमेंट टू मेक शेल, बोन एंड टीथ. एनिमल्स में फॉस्फोरस की क्वांटिटी क्यों ज़रूरी है? अधिकतर वो अपना शेल का निर्माण करते हैं. हमारी भी तो बोन्स और टीथ फॉस्फोरस की बनी है, तो उनकी भी बोन्स और टीथ की सबसे बड़ी क्वांटिटी फॉस्फोरस की है. द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक. देखो बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस क्या है? रॉक है. याद रखिएगा इसको. रॉक हमेशा इस क्वेश्चन को पूछा गया है. टीथ दे दिया है, बोन दे दिया है, शेल दे दिया है और रॉक दे दिया है. अब देख लीजिए आप, ये क्या है? ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस एलिमेंट है. बाकी रिजर्वायर नेचुरल में जो स्थाई है फॉस्फोरस का, वो क्या है? वो रॉक है. विच कंटेन्स फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट. जो किस रूप में फॉस्फोरस को रखती हैं? फॉस्फेट के रूप में. When rock are weathered, minute amounts of these phosphate dissolve in soil solution. कभी कभी जब पत्थरों का, पहाड़ों का खिसकना और या बारिश में पानी आता है तो उसमें की जो फॉस्फोरस होती है वो मिट्टी में मिल जाती है. एंड आर अब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट. और फिर प्लांट्स की रूट में भी मिल जाती है. हर्बीवोरस एंड अदर एनिमल्स ऑब्टेन दिस एलिमेंट फ्रॉम द प्लांट्स. यानी जो रूट की सॉइल में फॉस्फोरस गया, प्लांट्स को भी मिल गया. और जब हर्बीवोरस एनिमल्स ने उनको खाया तो क्या? वो फॉस्फोरस उन एनिमल्स को मिल गया. द वेस्ट प्रोडक्ट and the dead organism are decomposed by phosphate solubilizing bacteria releasing phosphorus. अब देखो, जो वेस्ट प्रोडक्ट और डेड ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो फॉस्फेट की डिकम्पोजिंग है वो किसके द्वारा होगी? सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के द्वारा. ठीक है. अब आपका एक ये क्वेश्चन है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर खोजेंगे कि सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कौन से हैं जो फॉस्फेट की डिकम्पोजिंग करते हैं. अनलाइक कार्बन साइकिल, देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर. कार्बन के जैसा रेस्पिरेटरी रिलीजेशन नहीं होता फॉस्फोरस का एटमॉस्फेयर में. अदर two major and important difference between the carbon and the phosphorus cycle is the first, atmospheric input of the phosphorus through the rainfall are much smaller than carbon input. एटमॉस्फेरिक इनपुट क्या है? वो फॉस्फोरस को रेनफॉल के थ्रू मिल जाते हैं. ठीक है. एटमॉस्फेयर को फॉस्फोरस कैसे मिलेगी? रेनफॉल के थ्रू मिल जाती है. एंड सेकेंडली, gases exchange of phosphorus between organism and environment are negligible. बाकी गैसियस फॉर्म में जो फॉस्फोरस, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, चाहे उसके बाद से प्लांट्स भी दे रहे हैं और एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न मिल रही है, तो ऐसा नहीं है. गैसियस फॉर्म में फॉस्फोरस नहीं मिलती उसको. उसको क्या, वाटर की जब रेनफॉल होगी तो उसके बाद से जो फॉस्फोरस गई है वो उसको वापस मिल सकती है. यहाँ देख लीजिए, ये है सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ द फॉस्फोरस साइक्लिंग और हमको यही पढ़ना भी है. सिंप्लीफाइड से मतलब ये मत समझिएगा कि एनसीईआरटी में तो बड़ा आसान सा दे रखा है और फिर उसके बाद से हम किसी बुक से पढ़ लेते हैं, ये तो 2-4 लाइनों में ख़त्म कर दिया. नहीं बेटा, ये एग्जामिनेशन में आपको ब्लॉकिंग बना कर दे देगा और पूछेगा ए बी हमने दे दिया, सी को बताओ. तो आपको ये याद रखना है. ठीक है. कैसे? प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हो गए, कंज्यूमर्स
हर्बीवोरस प्लांट हो गए। फिर उसके बाद जब ये ख़त्म होंगे तो ये किन को मिल जाएगा, डेट्रियस को मिलेगा। उसके बाद से ये डेट्रियस किसको दे देंगे, डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो सॉइल सॉल्यूशन को मिलेगा। फिर यहाँ देखो, सॉइल सॉल्यूशन से ये कहाँ जा रहा है, सॉइल सॉल्यूशन से फिर प्रोड्यूसर्स के पास चला जा रहा है। फिर प्रोड्यूसर्स में भी कुछ लिटर फॉल हो रहा है तो डेट्रियस के पास चला जा रहा है। रॉक मिनरल्स से अभी जो पढ़ाया था कि जो रॉक मिनरल से बारिश वगैरह होगी तो पत्थरों से वो जो पानी खूब सारा गिरता है तो वो वापस आकर के मिट्टी में मिलता है, तो वो वापस सॉइल सॉल्यूशन में पहुंच गया। ये आपकी फॉस्फोरस साइकिल हो गई। ये आपको इसका जो ये डायग्राम बना हुआ है बहुत अच्छी तरह से, बहुत बेटर तरीके से याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम इकोसिस्टम सर्विस पर। देखो बेटा, हर चीज़ की एक सर्विस लगती है ना, हर चीज़ की सर्विस है। आप आप अपनी लाइफ में भी ले लो, कोई भी चीज़ बिना लेन देन के नहीं मिल सकती। जब तक आप किसी को कुछ दोगे नहीं, वो आपको भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा। लेन देन जब बंद हुआ, आपने बस लेना ही शुरू किया और देना नहीं सीखा, तो क्या होगा कि आपकी लाइफ वहीं रुक जाएगी, लोग आपसे दूर हो जाएंगे और क्या चीज़ें होंगी, आपके जितनी भी रिलेशन होंगी वो टूटने लगेंगी। लेन देन भी बहुत ज़रूरी है। नहीं ज़्यादा दो, थोड़ा ही दो, लेकिन देना सीखो, है ना। अब आपने सुना होगा कि भगवान भी कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद हमें ऑक्सीजन तभी देते हैं जब हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। तो यानी हर चीज़ की सर्विस है, वही इकोलॉजिकल सर्विस आपको अब यहाँ पढ़नी है। हेल्दी इकोसिस्टम आर द बेस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ द इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड द एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विस। हेल्दी इकोसिस्टम क्या करता है, हेल्दी इकोसिस्टम की एक वाइड रेंज है और हर चीज़ की गुड्स एंड सर्विस होती है। आप सामान दीजिए और अपनी सर्विस ले लीजिए, या पैसे दो सामान लो। द प्रोडक्ट ऑफ द इकोसिस्टम प्रोसेस आर नेम्ड एज द इकोसिस्टम सर्विस। ये जो प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं, जैसे हम ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो ये लेन देन क्या कहलाता है, ये इकोसिस्टम सर्विसेज कहलाता है। अब एग्जांपल देखिए, हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्योरीफाई एयर एंड वाटर। ठीक, अगर आपने चारों तरफ हेल्दी फॉरेस्ट है जहाँ, वहाँ पर क्या होगा, उस हेल्दी फॉरेस्ट की काम क्या होगी, एयर को प्यूरीफाई करेगा, वाटर को मेंटेन करेगा, फिर उसके बाद से ड्रॉट नहीं आने देगा, फ्लड नहीं आने देगा, साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से चलाएगा, फिर फर्टाइल सॉइल भी उसको बना ही रखेगा। मान लो पेड़, जब पेड़ कट जाएंगे तो फर्टाइल सॉइल कहाँ रहेगी। प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, हैबिटेट जो जंगल में जानवर रह रहे हैं उनको भी तो उनका आवाज़ दे रहा है। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, pollinate crops, provide storage site of the carbon, such services diversity is difficult to determine। इतने सारी हेल्प करता है इकोसिस्टम हमें कि हम अगर गिनने बैठे तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन हम गिनने भी नहीं पाएंगे। इट सीम्स reasonable to think that biodiversity should carry a hefty price tag। कभी देखा जाए तो कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड का टैग नहीं लगा हुआ है, भाई 2 रुपये में दो और 4 रुपये में लो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने देखा इस समय, इस टाइम में, कि सबको समझ में आ गया कि अगर पेड़ नहीं रहे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। ऑक्सीजन की एक प्राइस टैग लगा दी गई है, वाटर की एक प्राइस टैग हो गई है। आपको नहाने बैठोगे तो बाल्टी में 10 लीटर पानी निकाल दोगे, लेकिन 1 लीटर की बॉटल आपको 25 रुपये में मिल रही है। हर चीज़ का हैशटैग, वाटर का पैसा रुपया सब लग गया है ना। रॉबर्ट कॉस्टेंजा, एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट कॉस्टेंजा एंड हिज कलीग्स हैव वेरी रिसेंटली ट्राइड पुट प्राइस टैग ऑन द नेचुरल लाइफ सपोर्ट सर्विस। इन साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने मन से इन्होंने, मतलब ये नहीं है कि प्रकृति हमको नहीं लगा के दे रही है, इन्होंने ये सोचा है कि अगर एनवायरनमेंट अपना हर चीज़ का हैशटैग रुपया लगा दे तो कितना पैसा होगा। रिसर्च हैव पुट एन एवरेज प्राइस टैग ऑफ $33 ट्रिलियन a year on this fundamental ecosystem service। अब फंडामेंटल इको सर्विस क्या है,
बस आपका कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ऑक्सीजन लेना, वाटर, प्योर वाटर लेना, ठीक है। फास्फोरस साइकिल थोड़ी बहुत चल गई, सल्फर साइकिल थोड़ी बहुत चल गई, नाइट्रोजन साइकिल हमारे सॉइल को मिल गई। मतलब जो चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, सिर्फ उनका एक हैशटैग प्राइस लगाया गया कि कितना होगा एक साल में। इसको याद रखना बेटा, कई बार पेपर में पूछा गया है कि जो प्राइस टैग रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने लगाया था वो एक साल का कितना रेंज था। $33 ट्रिलियन, एक साल में आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अब आप $1 निकाल लो कि $1 कितना होता है, और उसके बाद से $1 के बाद से आप निकालो $33 कितने होंगे, और $33 के बाद से ट्रिलियन निकाल लीजिए कि 33 ट्रिलियन में कितने होंगे, और भारतीय रुपयों से निकालना। हाँ, अब भारतीय रुपयों से निकालना कि कितना आपको एक सालाना पैसा देना पड़ेगा, ठीक। विच आर लार्जली टेकन फॉर द ग्रांटेड बिकॉज दे आर फ्री। ये हमें फ्री में मिल रहा है ना। तो हम चाह करके भी जो चीज़ें हमें फ्री मिलती हैं ना, उनकी हम ज़रूरत नहीं समझते और उनको हम कभी भी पैसा नहीं लगा सकते। लेकिन जिस दिन पैसा लगा करके सोचने लगेंगे ना, हम अपनी इकोसिस्टम को बहुत अच्छी तरह से बचा लेंगे। This is the nearly twice the value of the global gross national product GNP, which is $18 trillion। ये 2 बार की वैल्यू है, मतलब पूरी सालाना। एक बार में उन्होंने निकाला था, तो अभी 32 तो ये बहुत कम, 33 तो ये बहुत कम कह रहे हैं। 18 ट्रिलियन निकला था 6 मंथ का। 18 ट्रिलियन ऐसे तो यानी 36 ट्रिलियन हो गया। आउट ऑफ the total cost of the various ecosystem service, the soil formation accounts for about 50%, and contribution of other services like recreation and the nutrient cycling are less than 10% each. आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज, ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज निकाला, जिसमें से 50% तो क्या होता है, सॉइल रख लेती है, फिर रिक्रिएशन न्यूट्रिएंट्स रख लेती हैं, और हमको कितना मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 10%। कितना मिलता है, 10%। अब इसको याद रखिएगा, आपको कितना मिल रहा है, 10%। सॉइल कितना ले रही है, 50%। और उसके बाद से कॉस्ट ऑफ द क्लाइमेट रेगुलेशन, हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ आर द अबाउट 6%। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। This is all about of your ecosystem. Next day, we started our new chapter, organism and population. Thank you and take care for yourself.